भारत एक शांति प्रिय देश है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं। बट मेरा ये मानना है कि भारत तब तक ही शांति प्रिय है जब तक इसे छेड़ा ना जाए, क्योंकि जब जब ये हुआ है तब तब भारत ने मुड़कर जवाब दिया है। कुरुक्षेत्र से लेकर उरी तक भारत ने ऐसे कई से युद्ध देखे हैं, और जब हम युद्धों की बात करते हैं तो एक युद्ध बाकी सबसे अलग स्टैंड आउट करता है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में सुना तो हम सब ने है, लेकिन पूरी तरीके से इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। सो अलाउ मी टू टेल यू व्हाट एंड हाउ इट हैपेंड। और ट्रस्ट मी, आपको इंटरनेट पर इससे ज्यादा डिटेल वीडियो हल्दी घाटी पर दूसरा नहीं मिलेगा। दरबार में सब लोग मिलकर बदायूनी को समझा रहे हैं कि वो युद्ध भूमि है, वहाँ कलम नहीं तलवारें चलती है, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं। तब अब्दुल कादिर बदायूनी, जो मुगल दरबार का एक बहुत ही अहम हिस्टोरियन था, उठकर घोषणा करता है कि मैं हल्दी घाटी जाऊंगा और वहाँ हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी लाल कर लौटूंगा। बदायूनी अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखता है कि शाही फौज आगरा से रवाना होती है। रास्ते में बादशाह अकबर एक टुकड़ी के साथ अजमेर रुक जाता है और सेना देकर मान सिंह जी और आसफ खां को हल्दी घाटी फतेह के लिए रवाना करता है। उधर मेवाड़ में भी सब तैयारियां हो चुकी थी। महाराणा प्रताप ने फर्स्ट प्रायोरिटी में अकबर के सब विरोधियों को इकट्ठा कर लिया था, नेमली डूंगरपुर के आसकरण, बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके तीनों पुत्र, बूंदी के दूधा, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खान, इडर के नारायण दास और अफगानों की ओर से हकीम का सूद, और इसके अलावा भी कई अन्य छोटे बड़े राजा। ये जानकारी उन लोगों के लिए जिनके जीवन का एकमात्र दुख यही है कि प्रताप अकेले लड़े थे। इसके बाद मुगल सेना पहुंचती है आज के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हल्दी घाटी पर और वहां शाही बाग में अपना डेरा डालती है। और वहीं मेवाड़ की सेना भी खमड़ोर की पहाड़ियों में उनका इंतजार कर रही होती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बैटल फॉर्मेशंस ऑफ बोथ द आर्मीज। लेकिन उससे पहले दो टर्म सीख लेते हैं, हरावल दस्ता और चंदावल दस्ता। हरावल किसी भी सेना के फ्रंट मोस्ट लेयर को कहा जाता है, जो बाकी सेना से आगे खड़ी होती है और दुश्मन सेना से सबसे पहले भिड़ती है। चंदावल हरावल के पीछे खड़ी होने वाली सेना को कहा जाता है। मेवाड़ के हरावल में लड़ने का सौभाग्य हमेशा से चुंडावतों को प्राप्त हुआ है। हल्दी घाटी के समय हरावल को लीड कर रहे थे सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत। और चंदावल दस्ता 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। राइट विंग में थे ग्वालियर के रामशाह तंवर, उनके 3 पुत्र, उसके अलावा भामाशाह और उनके छोटे भाई ताराशाह। वहीं लेफ्ट विंग को डायरेक्ट कर रहे थे बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह जी, जिनके साथ थे कूपा राठौड़ और कल्याण सिंह जी। सेंटर में स्वयं महाराणा प्रताप, जिनके साथ थे हकीम का सूर और भीम सिंह जी टोडिया। और इस सेना को बैकअप था पीछे पहाड़ों में बैठी भील सेना का, जिसे पुंजा जी सोलंकी लीड कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड सामने की तरफ थे आमिर मान सिंह जी और काजी खां सूफी। राइट साइड संभाल रहे थे राव लूणकरण और आसिफ खां, और वहीं लेफ्ट में था बारह सैयद। मुगल आर्मी हमेशा 2 रिजर्व फोर्सेस अपने पीछे रखा करती थी, जिसे ये लोग अतमिश कहते हैं। उस वक्त अतमिश का इंचार्ज था मियत्तर खान। मेवाड़ की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। प्लान ये था कि हम इनिशियली पहाड़ से बाहर निकलकर हमला करेंगे, और अगर दुश्मन का पलड़ा भारी होने लगा तो वापस दर्रे में आकर गुरिल्ला वॉरफेयर से रेजिस्ट करेंगे। नाउ कम्स द डी डे, 18 जून 1576। प्लान के मुताबिक मेवाड़ की फोर्सेस ने फर्स्ट चार्ज किया, और बदायूनी खुद लिखता है कि राजपूतों का इनिशियल हमला इतना भयानक था कि मुगल सेना वहां टिक ना सकी और उल्टे पैर भागने लगी, और भागते भागते हल्दी घाटी से कुछ मील दूर बनास नदी जा पहुंची। ये अकबर के कोर्ट के इस्लामी हिस्टोरियन, जो उस समय वहाँ खुद मौजूद था और स्वयं युद्ध लड़ रहा था, उसने लिखा है अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में। इस बुक के PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो स्वयं पढ़ सकते। मूविंग ऑन, बदायूनी लिखता है कि मैं वहाँ खड़ा खड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर तीर किस पे चलाऊं, क्योंकि मान सिंह जी की और महाराणा प्रताप की सेनाएं एक जैसी दिखाई पड़ती थी। जब मैंने अपने पास खड़े आसिफ खान से पूछा तो वो कहने लगा कि दोनों में से किसी पे भी तीर चला, क्योंकि अंततः मरना तो हिंदू ही है। बनास नदी के पास रिजर्व फोर्सेस लिए खड़े मियत्तर खान ने जब अपनी ही सेना को डरकर वापस आते देखा तो उसने एक चाल चली। उसने इस बात का ढोल पिटवा दिया कि बादशाह अकबर स्वयं युद्ध लड़ने आ रहे हैं।
ये अफवाह सुनकर और अपने रिजर्व फोर्सेस का सपोर्ट पाकर मुगल सेना के कहीं जाकर पैर जमे। बट महाराणा प्रताप स्टिकिंग टू द प्लान मुगल फोर्सेस को पहाड़ों की तरफ लाने लगते हैं और तभी उनकी नज़र पड़ती है हाथी पर बैठे मान सिंह जी। एंड देन वी गॉट दिस probably the most famous painting in entire Rajasthan's history. चेतक अपने दोनों पैर हाथी के माथे पर रखता है और महाराणा प्रताप अपना भाला मान सिंह जी पर चला देते हैं, बट ही एस्केप्ड और वहीं उनका महावत मारा जाता है। लेकिन हाथी से उतरते वक्त उसकी सूंड पर बंधे खांडे से चेतक के अगले 2 पैर घायल हो जाते हैं और महाराणा प्रताप फंस जाते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। चेतक घायल हो चुका है, वे स्वयं घायल है और अब मुगल सेना उन्हें चारों ओर से घेर रही है। और तभी एंट्री होती है वीरवर स्वामी भक्त बड़ी सादड़ी राजराणा झाला मान सिंह जी की। झाला बीदा और झाला मन्ना भी इन्हीं के नाम है। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा की प्रथा को निभाते हुए वे महाराणा प्रताप के राज चिन्ह छत्र छवर स्वयं धारण कर उन्हें घेरे से बाहर निकलवा देते हैं। नाक नक्श समान होने के कारण और राज चिन्ह होने के कारण मुगल सेना झाला मान सिंह जी को ही महाराणा प्रताप समझती है और उन पर हमला कर देती है। अकेले होने के बावजूद भी खूब देर तक वो फौज रोके रखते हैं और बाद में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन दिस कोर्स महाराणा प्रताप चेतक को सेफ्टी की ओर ले जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लग जाते हैं। दे ऑलमोस्ट हैड प्रताप, लेकिन तभी उनके ब्रदर शक्ति सिंह जी उन दोनों को मार डालते हैं। चेतक बहुत ज़्यादा घायल होने के कारण वहीं महाराणा प्रताप की गोद में प्राण त्याग देता है और तब शक्ति सिंह जी बड़े भाई प्रताप को अपना घोड़ा प्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक का इतिहास तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये एंड कुछ अधूरा सा अनकन्विंसिंग सा है, क्योंकि ये एंड है नहीं। सो अलाउ मी टू टेल यू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जब मैदान में मेवाड़ की सेना को नुकसान होने लगा तो वो युद्ध को पहाड़ों में ले आई और वहाँ पर मुगलिया फौज को सामना करना पड़ा भील सेना का। दर्रे में आते ही मुगल फौज का नंबर गेम और एमिनेशन सुप्रीमेसी यूजलेस होने लगी। मुगल सेना में खलबली मच गई और वे लोग वहां से भागकर गोगुंदा में जा छुपे। गोगुंदा के चारों ओर उन्होंने खाइयां खुदाई और आसपास के जंगल जलाए ताकि कहीं मेवाड़ की सेना पीछा करते करते वहां ना पहुंचे। अंततः वे लोग गोगुंदा से ही अजमेर चले गए और वापस कभी ना लौटे। ये था हल्दी घाटी का एक्चुअल एंड, जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुना। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, आखिर हल्दी घाटी युद्ध में जीत किसकी हुई थी? किसी भी युद्ध की हार जीत जानने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स जानने जरूरी है कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था। आइए सबसे पहले जानते हैं अकबर के ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू कैप्चर मोर लैंड। नंबर 2, टू एनेक्स मेवाड़। एंड फाइनली टू आइदर किल और अरेस्ट प्रताप और टू मेक हिम सरेंडर। अब देखते हैं महाराणा प्रताप के ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू स्टे अलाइव। नंबर 2, टू होल्ड हिज लैंड। एंड फाइनली टू कीप द कैपिटल सेफ। इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट अकबर के तीनों ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए थे और वहीं महाराणा प्रताप के तीनों ही ऑब्जेक्टिव सफल हुए। हाँ, एक बार के लिए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मुगल आर्मी ने गोगुंदा कैप्चर कर लिया था। विकिपीडिया का भी यही कहना है। बट जब तक मुगल सेना अजमेर जाकर ये खबर देती, उससे पहले ही मेवाड़ की सेना ने गोगुंदा रिकैप्चर कर लिया था। सो आई डोंट कंसिडर दिस एज अ लैंड एनेक्सेशन एंड एनीवन विद अ ब्रेन विल ऑल्सो नॉट। द मियर फैक्ट इज, युद्ध के बाद मेवाड़ की फोर्सेस हल्दी घाटी पर खड़ी थी, ना कि आगरा की। लेट मी प्रेजेंट सम मोर प्रूफ्स टू यू। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह जी और आसिफ खान की ड्योढ़ी नीचे करवा दी थी, अर्थात उनकी शाही दरबार में एंट्री बंद करवा दी थी। और सुनिए, ऐसे ताम्रपत्र मिलते हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीन दान में दे दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध जून में होता है, लेकिन उसी साल अकबर वापस अक्टूबर में उदयपुर पर हमला करता है। अरे भाई, अगर एक बार जीत गए तो वापस हमला करने की क्या जरूरत पड़ी? युद्ध को लेकर पहले वामी इतिहासकारों ने कहा कि वो युद्ध प्रताप हार गए थे। फिर आए दक्षिणपंथी और कहने लगे कि युद्ध अरण्य पर छूटा था। आप मेरी मत मानिए, आप अकबर की सेना के साथ आए इतिहासकार बदायूं की पुस्तक मुंतखब तवारीख पढ़ लीजिए। मुगल सेना मीलों भागती रही, एक जीती हुई सेना भाग रही है। कमाल है। गोगुंदा के पास मुगल सेना रात रुकी तो आसपास के जंगल जलाए ताकि प्रताप की सेना पीछा न कर पाए। जीती हुई सेना में इतना खौफ। अकबर के युद्ध के पश्चात आसफ खान और मानसिंह को दरबार में आने से मना कर दिया। विजयी सेनापतियों को ऐसा उपहार। आप ओडा और मुंडेर के ताम्र पत्र पढ़िए, उनमें उल्लेख है कि प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दे दी।
मतलब अकबर की जमीन दान में दे दी। तो ये वीडियो जिस सवाल से शुरू हुआ था उस पर वापस आते हैं। आखिर हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? और इसका एक सीधा सरल जवाब है महाराणा प्रताप, विदाउट एनी इफ और बट। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सत्य अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जय क्लिक जी की।